हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आज हम बात करेंगे MTP की, जिसको अबॉर्शन भी कहते हैं। हमारे कंट्री में लगभग 80% ये टर्मिनेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत से एरियाज़ में लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, या फिर अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अगर आप नहीं चाहते तो उसकी जगह बहुत सारे मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर ही नहीं है उन मेथड्स से, उन लोग को मालूम ही नहीं है ये सब चीज़ें, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि आप अबॉर्शन करा दो। बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग समझते नहीं है कि ये कितनी गलत चीज़ है। आप खुद सोचो कि इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो मदर की हेल्थ पर पड़ता है। बहुत से केसेस में आपने ये भी देखा होगा कि अबॉर्शन कराने से फीमेल की डेथ भी हो जाती है। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत लोग एजुकेटेड तो हो चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी तो कम होने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। उन लोग को नहीं मालूम होता कि कौन से मेथड्स वो यूज़ कर सकते हैं बजाय अबॉर्शन कराने के। आप अबॉर्शन सोशली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है और इमोशनली भी ठीक नहीं है। इससे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पर। और आप सोचो ना कि जो आया ही नहीं है आप उसको मार दे रहे हो पहले ही, या तो आप फर्टिलाइजेशन ही ना होने दो। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बहुत सारे जो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे, उसमें क्या था, उसमें यही था कि आप स्पर्म और एग को मिलने ही मत दो, आप उनको फर्टिलाइज्ड ही मत होने दो। और कुछ मेथड्स ऐसे थे कि चलो अगर फर्टिलाइज्ड हो भी गया तो आप इम्प्लांट मत होने दो। तो ये सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हर कोई इसको समझे और उसे मालूम हो कि इसे किस तरीके से लेना है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें MTP की, तो क्या है ये? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म, either intentionally or voluntarily, is called as medical termination of pregnancy, जिसको हम induced abortion भी कहते हैं। अब अगर मैं MT की बात करूँ तो एक पॉइंट पे इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दो इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। पॉपुलेशन डिक्रीज करना तो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन ये इस चीज़ के लिए नहीं बनाया गया था। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनफैक्ट अबॉर्शन अलाउ ही नहीं किया जाता, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन इंडिया में MTP लागू किया गया 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज़ निकाली कि MTP अलाउ वो कुछ ही कंडीशंस में करेंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब MTP के लिए अलाउ किया तो वो जो एक्ट बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं MTP एक्ट, ये कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविज़न के साथ बनाया गया ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। अब किस कंडीशन में MTP अलाउ किया गया? एक केसेस ये था कि इफ़ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल और इवन फेटल टू मदर और फीटस और बोथ। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्थ से पहले अगर आपका जो एम्ब्रियो है या जो आपका बेबी है उसमें कोई सिंड्रोम हो, जैसे आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, या कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो, जो कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर हो बर्थ से पहले, सिर्फ उसी केस में आप MTP कर सकते हो, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ केसेस है सो दैट कि वो कंडीशन ना क्रिएट हो कि मदर के लिए वो प्रॉब्लम कर रहा है या वो फीटस के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरा केस ये था कि आप लोग को पता है कि इंडिया में रेप के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए कुछ रेप के केसेस में MTP को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वाई MTP क्यों? अब जैसे मैंने आपको रीजंस बताए कि MTP हम किस कंडीशन में करा सकते हैं, तो ये दो रीज़न थे कि अब जब
अनवांटेड प्रेगनेंसी हो उस टाइम पे हम करा सकते हैं, और जब कॉन्टिन्यूएशन प्रेगनेंसी का हार्मफुल हो मदर के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए। अब एमटीपी कराने की भी कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि आप 9 मंथ के पीरियड में कभी भी एमटीपी करा सकते हो, नहीं। एमटीपी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड आपको मालूम है, द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा लेते हो तो एमटीपी सेफ है मदर के लिए, और अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कराते हो और आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्कियर है फीमेल के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एमटीपी होते हैं, आपने देखा होगा कि जो छोटे एरियाज़ होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ऐसे काम करने वाली नर्सेज होती हैं, वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं एबॉर्शन करने में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एमटीपी वो लोग परफॉर्म करते हैं जो अनक्वालिफाइड है, जो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है मदर के लिए, क्योंकि कभी कभी इसमें फीमेल की जान भी चली जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एमटीपी पे, तो ऑल्सो अ यूज ऑफ एक टर्म है एमनियोसेंटेसिस। इस टर्म का क्या मतलब है? इस टर्म में क्या है कि कभी कभी प्रेग्नेंट वुमेन के वॉर्म से एक लिक्विड कलेक्ट कर लिया जाता है टू फाइंड आउट इफ द बेबी हैज़ पर्टिकुलर इलनेस और सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। और एक और चीज़ यूज होती है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये तो आप सब लोग ने सुना होगा। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे ये कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, वरना पहले के लोग क्या करते थे कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कराते थे। मतलब कि बेबी फीमेल है या मेल है इसका टेस्ट कराया करते थे, और अगर फीमेल होती थी तो अबॉर्ट करा देते, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, हर कोई मेल चाइल्ड प्रेफर करता था। बट आज के टाइम पे ये बैन हो चुका है कम्प्लीटली कि कोई भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं होगा, और ना ही डॉक्टर सामने वाले को ये कंफर्म करेगा कि आपका जो बेबी है वो फीमेल है या मेल है। तो ये थी आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको हम एसटीडीज भी बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जिक्र भी किया है कुछ मेथड्स में कि किस तरीके से हम एसटीडी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एसटीडी होता क्या है? जब आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई डिसीज़ या कोई इन्फेक्शन हो जाता है विच आर ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग कोइटस इज कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी टर्म्स, ये कुछ कॉमन एसटीडीज़ हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं। तो अगर मैं पहले की बात करूँ, गोनोरिया, ये आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये क्योर हो जाता है अगर अर्ली डिटेक्शन में आ जाए, और इट कैन रिजॉल्व विद इन अ डेज टू वीक्स। नेक्स्ट है आपका साइफिलिस, ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये भी अगर अर्ली डिटेक्शन में आ जाए, अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो इट कैन बी रिजॉल्व विद इन अ मंथ्स। ये आपका डेज टू वीक में रिजॉल्व हो जाता है, ये आपका विद इन अ मंथ रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट टर्म जो है आपकी वो है जेनाइटल हर्ब्स। दिस कंडीशन कांट बी क्योर्ड। अगर ये किसी को हो गई डिसीज़ जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो ये क्योर नहीं की जा सकती, ये बहुत ही क्रॉनिक होती है एंड इट कैन बी लास्ट फॉर मैनी ईयर्स और बी लाइफ टाइम। होती किससे है? इट इज़ कॉज्ड बाय हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है वो है क्लेमाइडाइसिस।
ये भी आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। बट कभी कभी क्या होता है इस डिसीज़ के केस में कि कोई सिम्टम्स ही नज़र नहीं आते हैं, मतलब कि ये डिटेक्ट ही नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है ह्यूमन के लिए। नेक्स्ट जो आपकी एसटीडी है वो है जेनाइटल वॉर्ट्स। अगेन दिस कंडीशन कांट बी क्योर्ड। और ये जो डिसीज़ है आपकी ये भी वायरस से होती है जिसको हम बोलते हैं एचपी वायरस। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलो वायरस। ठीक है, अब ये एक ऐसी डिसीज़ है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है आपके सामने जेनाइटल वॉर्ट्स का, तो ये स्किन टू स्किन भी स्प्रेड हो सकती है। मतलब कि अगर आप उससे हैंडशेक करोगे या उसको हग करोगे तो ये डिसीज़ आप में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोमोनियासिस। जो ये डिसीज़ है वो पैरासाइट से होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी दो एसटीडीज है वो है हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। आई थिंक इनका तो मुझे नहीं मालूम, बट ये दोनों आपने ज़रूर सुना होगा। टीवी में बहुत सारे एड्स भी आते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए कि किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो डिसीज़ होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है और इन दोनों डिसीज़ को भी आप क्योर नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है और HIV जो है वो आपका वो भी वायरस से ही होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो अब अगर मैं इन सब डिसीज़ की बात करूं तो इन सारी डिसीज़ में से ये दोनों ही डिसीज़ हैं, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, उसके बाद जेनाइटल हर्प्स एंड जेनाइटल वार्ट्स। ये 4 डिसीज़ ऐसी हैं जो क्योर नहीं कर सकते, बाकी को क्योर कर सकते हैं। अगर मैं हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स की बात करूं तो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग द इंजेक्शंस और सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स विद इन्फेक्टेड पर्सन और ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अब ये तो थी कुछ कॉमन डिसीज़ेस। अगर मैं कॉमन सिम्टम्स की बात करूँ इन सभी डिसीज़ के, तो कुछ कॉमन सिम्टम्स आपके क्या हो सकते हैं? ईचिंग, आपका स्लाइट पेन होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज, और स्वेलिंग। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं आपके एसटीडीज़ के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि इन डिसीज़ेज़ में कभी कभी सिम्टम्स प्रोड्यूस ही नहीं होते, मतलब वो शो ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि अगर सिम्टम्स ही हमको नज़र नहीं आ रहे हैं तो एसटीडीज़ जो रहते हैं वो अनडिटेक्टेड रहते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। फर्दर ये और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं जिससे और प्रॉब्लम होने लगती हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और डिसीज़ होने लगती हैं जिसमें से एक है आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। अब ये क्यों होती है? कभी कभी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करने पर भी ये डिसीज़ हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है? और आपका स्टिल बर्थ, अबॉर्शन। स्टिल बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो स्टिल बर्थ का मतलब है कि जब डिलीवरी होती है तो जो बेबी होता है वो मरा हुआ पैदा होता है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है एसटीडी की वजह से। और आपका एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? आपको मालूम है कि जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें जो आपका एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस से जाके इम्प्लांट हो जाता है, राइट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि वो यूट्रस से जाके इम्प्लांट ना होके बॉडी के कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाए। और अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस से ना होके फेलोपियन ट्यूब में जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कैंसर हो जाता है। आपने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है।
अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे या अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है और उस टाइम पे वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करके रखती, तो सबसे ज़्यादा जो फीमेल में प्रॉब्लम होती है इसको लेके वो सर्वाइकल कैंसर की होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से होते हैं। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो STDs होते हैं दे आर अ थ्रेट टू अटेनिंग अ हेल्दी सोसाइटी। हेंस prevention along with the early detection and cure of these diseases are the prime importance under reproductive health care programs। ठीक है, अब क्या क्या वो चीज़ हो सकती है जिससे हम STDs को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टेप्स टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज: अवॉइड सेक्स विद unknown or multiple partners, always use condoms during coitus, maintain proper hygiene, and if in doubt then go to a qualified doctor for early detection and treatment of these diseases। ठीक है, तो ये था आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। और इससे एक और प्रॉब्लम भी होती है, आपने सुना होगा, इनफर्टिलिटी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम इनफर्टिलिटी पर ही बात करेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। So infertility is the inability to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों हो सकता है? अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल्स में। कॉन्जाइटल है, कॉन्जेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ से ही आपके अंदर कोई डिसीज़ है। और क्या रीज़न हो सकते हैं? आपको कोई और डिसीज़ है, या आप ड्रग्स लेते हो। और भी रीज़न हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं, और इवन साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, इसीलिए ऑलवेज फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर बीइंग चाइल्डलेस, but the fault could more often than not lie with the male as well। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर क्लिनिक्स खोले गए हैं जिसको हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स भी बोलते हैं, विच कुड हेल्प इन करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ दीज डिसीजेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे करेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होते हैं, उस केस में जो कपल्स होते हैं दे कुड हेल्प इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर्ट। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके जो करेक्टिव ट्रीटमेंट जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता तो उस केस में कपल ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। अब ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं आप देख रहे होंगे। पहली है आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IVF। देन आपकी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं जिफ्ट। उसके बाद है आपकी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT। और भी आगे, चलो पहले हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इट एक्चुअली इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी इन कंडीशंस दैट मिमिक बॉडी कंडीशंस। मतलब कि जो जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होता है उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जैसे कि एक फीमेल की बॉडी में कंडीशंस होती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो फर्टिलाइज जाइगोट होता है इज देन अगेन इंड्यूस टू डिवाइड और फॉर्म एन एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बन जाता है देन दिस एम्ब्रियो कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली। नेक्स्ट है आपकी जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है और जो आपका अर्ली एम्ब्रियो होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स,
आपने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन जब हमने डिस्कस किया था टॉपिक, तो उसमें हमने बात की थी ब्लास्टोमर्स की, कि किस तरीके से जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं और फर्टिलाइज्ड होते हैं तो डिवाइड होने पर वो 2, 4, 8, 16, 32 ब्लास्टोमियर्स बनाते हैं फेलोपियन ट्यूब में, याद है। तो इस केस में यही होता है कि जो जाइगोट होता है और अर्ली एम्ब्रोयो होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। ठीक है, अब थर्ड है आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, IUT। अब ये क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, embryo with more than 8 blastomeres can be directly transferred into the uterus of the female। ठीक है, that means इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लो, embryo with more than 8 blastomeres can be directly transferred into the uterus। उस टेक्निक को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है आपका इसी में फोर्थ, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसकी गिफ्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द ओवम फ्रॉम अ डोनर इज कलेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर फीमेल हु कैनॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड कंडीशंस फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, बट उनकी बॉडी फर्दर डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के लिए सही होती है, वो कंडीशंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि कोई भी हेल्दी डोनर, कोई भी अदर फीमेल जो भी हेल्दी है, उनकी बॉडी से ओवम को कलेक्ट करते हैं और दूसरे जिसको रिक्वायर्ड है उस फीमेल की बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICST। अब ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है दैट फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू द ओवम। यस, इस केस में क्या करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं स्पर्म को इनटू द ओवम और वो आपका आउटसाइड द बॉडी होता है, लेबोरेटरी में ये कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनफर्टिलिटी में 6, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AIT। अब इस टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक सीमन इज कलेक्टेड either from a husband or a healthy donor and is artificially introduced either into the vagina or the uterus of the female। इस केस में होता है कि सीमन को कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड के बॉडी से या फिर किसी भी हेल्दी डोनर से, और उसको डायरेक्टली आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल के यूट्रस में। तो ये कुछ आपके इनफर्टिलिटी के टॉपिक्स थे, जिसमें किस तरीके से जो कपल पेरेंट नहीं बन सकते उनके लिए क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी और टेक्निक्स प्रोवाइड कराई गई है। नाउ जितने भी ये मेथड्स हैं, आपने ये जितने भी 6 मेथड्स पढ़े, ऑल रिक्वायर्ड एंड एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स विद हाई प्रिसीशन, और इन सब टेक्निक्स के लिए बहुत अच्छा और प्रिसाइज हाई इंस्ट्रूमेंटेशन की भी ज़रूरत होती है। एक और आपने सुना होगा एडॉप्ट का भी एक ऑप्शन होता है, जो हस्बैंड वाइफ मदर या फादर नहीं बन सकते तो उनके लिए भी ये एक ऑप्शन होता है कि वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर ले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपका चैप्टर 4 यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।